उधर रूस के लड़ाकू विमानों ने लुहांस्क शहर में भीषण बमबारी कर कई इलाके तबाह कर दिए। इन हमलों के बाद यूक्रेन की सरकार ने एक वीडियो जारी किया जिसमें दिखा कि लुहांस्क शहर की कई इमारतें रूसी हमले में तबाह हो गईं। उनमें कुछ इमारतों में लगी आग तो घंटों तक नहीं बुझ सकी, जिसकी वजह से वहां धुएं का गुबार लगातार उठता हुआ दिखाई दिया। यही नहीं, रूसी सेना ने एक इलाके में इतने बम बरसाए कि चारों तरफ मलबे का ढेर नजर आया। हालांकि कुछ इमारतें ढहने से बच गईं, लेकिन उनमें लगी खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। वहीं सड़कों पर खड़ी कई गाड़ियों के भी परखचे उड़ गए थे। इस बीच चर्निव शहर के मेयर ने एक वीडियो जारी कर वहां हुई बर्बादी का मंजर दिखाया। रूस के हमले में चर्निव शहर पूरी तरह तबाह नजर आया और वहां मिसाइल अटैक में इमारतें पूरी तरह बर्बाद, जबकि सड़कें टूटी हुई दिखी। शहर का हाल देखने के लिए वहां के मेयर खुद एक गाड़ी में बैठकर सड़कों पर निकले। इस दौरान चारों तरफ धुएं का गुबार नजर आया। चर्निव में मिसाइल हमले के बाद की तस्वीरों में जगह जगह जलती इमारतें और सड़कों पर बिखरे टायर दिखाई दिए। ऐसा लगा जैसे वहां कोई शहर नहीं बल्कि मलबे का ढेर हो। एक और वीडियो में चर्निव के रिहायशी इलाके में जली हुई गाड़ियां दिखी। वहां एक स्कूल की इमारत के पास भी अटैक हुआ था। हालांकि इस वीडियो में चर्निव के मेयर ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना ने वहां से रूसी सेना को खदेड़ दिया। उधर जंग के दौरान खूंखार चेचन लड़ाकों का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें धमाकों के बीच वो चाय बनाते दिखे, जबकि इस दौरान ताबड़तोड़ बमबारी की आवाजें भी आती रहीं और यही वजह रही कि उस इलाके से धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। इस वीडियो में एक चेचन लड़ाका आग पर चाय बनाता नजर आया। चाय बनाने के दौरान ही अचानक बिल्डिंग के पीछे एक जोरदार विस्फोट हुआ, लेकिन इस धमाके का भी उस लड़ाके पर कोई असर नहीं हुआ और वो आराम से केतली से चाय निकालता नजर आया, जबकि गोलियों की तड़तड़ाहट भी जारी रही। इस वीडियो को शेयर करते हुए चेचन प्रमुख ने लिखा कि अगर जानदार चाय हमारे लड़ाकों को इतना खूंखार बना देती है तो सोचिए कि अगर वो कबाब बनाने लगे तो क्या होगा। फिर तो वो अपने हाथों से टैंकों को उठाकर समंदर में फेंक देंगे। दावा है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन ने 10,000 से ज्यादा खूंखार चेचन लड़ाकों को भेजा है। वहीं पुतिन के यूक्रेन प्लान को कामयाब बनाने के लिए उनके खासम खास रूस के चेचनिया इलाके के प्रमुख रमजान कादिरोव ने अपने सबसे करीबी 3 लोगों को मोर्चे पर लगाया है। ये कादिरोव के वो 3 मोहरे हैं जो रूस को हर हाल में जीत दिलाने के लिए जी जान से जुटे हैं। और ये तीनों ही यूक्रेन में लड़ रहे खूंखार चेचन लड़ाकों की कमान संभाले हुए हैं। यूक्रेन की सेना से लड़ने के लिए भेजे गए चेचन लड़ाकों के हर कदम पर कादिरोव की ये तिकड़ी हर वक्त नजर बनाए रखती है। पुतिन की जीत के लिए चेचन लड़ाके कैसे यूक्रेन की सेना पर हमला करें, कहां वार करें कि सबसे ज्यादा नुकसान हो, इन सब की रणनीति कादिरोव के यही 3 बेहद खास लोग बनाते हैं। और कहा तो यह भी जाता है कि कादिरोव का पूरा शासन ही इस तिकड़ी के बल पर चलता है, क्योंकि ये तीनों ही उनके बेहद करीबी हैं, जिसमें पहला नाम है अबू जायद बिस्मुरादोव, जिसे पेट्रियट के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि चेचनिया की स्पेशल फोर्स को कमांड करने वाला अबू जायद कादिरोव का आदेश पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसके बाद नाम आता है चेचनिया के डिप्टी पीएम एदाम देलेमखानोव का, जो वहां की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालते हैं। जबकि तीसरा नाम है मेगोमेद दाऊदोव का, जिसे कादिरोव के बाद चेचनिया की दूसरी सबसे ताकतवर शख्सियत कहा जाता है। मेगोमेद दाऊदोव को लॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। और कादिरोव ने अपने सबसे खास इन्हीं 3 लोगों को यूक्रेन में पुतिन के प्लान को कामयाब बनाने के लिए लगाया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हर कदम पर बाइडेन की टाइगर टीम की नजर है, वो भी तब जब रूस की तरफ से दोबारा यूक्रेन में परमाणु हमले की धमकी दी गई। और इसी धमकी से निपटने के लिए बाइडेन की टाइगर टीम ने अपना काम शुरू कर दिया। इस टीम ने यह प्लान तैयार कर लिया कि अगर पुतिन अपनी धमकी को सही साबित करते हैं तो अमेरिका को कैसे परमाणु हमले का जवाब देना चाहिए। इस टाइगर टीम में अमेरिका के सुरक्षा मामलों से जुड़े सभी बड़े अधिकारी शामिल हैं। ये टाइगर टीम बैठती है व्हाइट हाउस में। व्हाइट हाउस यानी अमेरिकी राष्ट्रपति का घर और दफ्तर, जहां इस वक्त दुनिया की नजर टिकी है। लेकिन बाइडेन की नजर टिकी है अपनी टाइगर टीम पर, जिसकी निगाह पुतिन की हर हरकत पर है। अमेरिकी मीडिया में जैसे ही इस टाइगर टीम की खबर सामने आई तो रूस समेत दुनिया भर में इसकी चर्चा शुरू हो गई। लेकिन खबर है कि यह टाइगर टीम यूक्रेन हमले के 4 दिन बाद ही 28 फरवरी को बना दी गई थी। यूक्रेन संकट पर नजर रखने और इससे निपटने के लिए यह टीम हफ्ते में 3 बार बैठक करती है। यही नहीं, ये टीम इस बात पर भी नजर रख रही है कि क्या मोल्दोवा और जॉर्जिया समेत दूसरे देशों को भी रूस इस युद्ध में खींच सकता है। अगर ऐसा होता है तो यूरोप के देशों को शरणार्थियों की समस्या का सामना करना पड़ेगा, जिससे निपटने के लिए भी इस टीम ने नीति बना ली है।
उधर यूके ने रूस के कई कारोबारियों की संपत्तियों को जब्त करने का ऐलान कर दिया, जिनमें रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की सौतेली बेटी पोलिना कवालोवा का नाम भी शामिल है, जो पिछले कुछ सालों से लंदन में रह रही हैं। दावा है कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की सौतेली बेटी पोलिना कवालोवा का वहां अपना आलीशान अपार्टमेंट है और उसकी कीमत भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 40 करोड़ रुपए है। बताया गया कि इस अपार्टमेंट में स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, सिनेमा सब हैं, जबकि कवालोवा की मां का मॉस्को में एक घर है जिसकी कीमत भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 50 करोड़ रुपए है। 26 साल की कवालोवा लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वहीं बस गई, लेकिन यूक्रेन पर हमले के बाद रूस के विदेश मंत्री लावरोव और उनकी पत्नी के बीच के रिश्तों का पता चला तो उनकी जायदाद को जब्त करने की मांग उठने लगी थी, जिस पर यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मोहर लगा दी। इसके अलावा रूस के 6 बड़े बैंकों और एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी पर भी पाबंदियां लगा दी गई। इतना ही नहीं, रूस की मदद करने के आरोप में वैगनर ग्रुप पर शिकंजा कस दिया गया। यह वही वैगनर ग्रुप है जिस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की हत्या की साजिश का आरोप लगा था और दावा किया गया था कि जेलेंस्की को मारने के लिए भाड़े के हत्यारे भेजे गए थे, जो वैगनर ग्रुप और चेचन स्पेशल फोर्स से थे। वहीं यूक्रेन में जंग के बीच बेल्जियम में नेटो देशों की बैठक हुई, जिसमें रूस के खिलाफ रणनीति तो बनी, लेकिन नेटो ने एक बार फिर यह साफ कर दिया कि वो इस जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। मतलब बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में हुई नेटो की बैठक में एक बार फिर वही बात दोहराई गई जो जंग की शुरुआत के बाद बाइडेन ने कही थी। इस इमरजेंसी बैठक में जब बाइडेन पहुंचे तो उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। उन्होंने ब्रिटेन और नेटो के दूसरे सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाई, जिसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। इस बैठक में सभी देशों ने यूक्रेन की मदद पर तो हामी भरी, लेकिन जब बात यूक्रेन की सेना के संग कंधे से कंधा मिलाकर जंग लड़ने की आई तो सबने किनारा कर लिया। एक ट्वीट में नेटो महासचिव ने साफ कर दिया कि नेटो देश इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनेंगे। मीडिया से बात करते हुए भी उन्होंने कहा कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने का मतलब है रूस से सीधा दुश्मनी, जो नेटो देश नहीं लेना चाहते। To impose a no-fly zone means that we need to massively attack Russian air defense systems. The risk for a full-fledged war between NATO and Russia will be very high. कहा जा रहा है कि नेटो देश दूर से तमाशा इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अगर वो रूस और यूक्रेन के युद्ध में कूदे तो विश्व युद्ध छिड़ सकता है। यही नहीं, नौबत परमाणु युद्ध की भी आ सकती है। लेकिन नेटो के इस रवैये ने जेलेंस्की के सब्र का बांध तोड़ दिया। खबर है कि इस बैठक में वो यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं करने पर बरस पड़े और डंके की चोट पर बोले कि आगे से नेटो देश कभी ये न कहें कि यूक्रेन उनके पैमाने पर खरा नहीं उतरता, क्योंकि इस जंग में यूक्रेन ने अपनी ताकत दिखा दी और बता दिया कि वो कितना काबिल है। उधर रूस के हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पहली बार अंग्रेजी में अपील की। हालांकि वो अब तक जंग के दौरान यूक्रेन की भाषा में ही अपनी बात रख रहे थे, लेकिन अब जब इस युद्ध को पूरा 1 महीना हो गया तो जेलेंस्की पहली बार अंग्रेजी में बोलते हुए सुनाई दिए। इसमें सबसे पहले उन्होंने यूक्रेन का समर्थन करने के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया। साथ ही उन्होंने दुनिया भर के लोगों से सड़कों और ऐतिहासिक जगहों पर जुटने की अपील की ताकि रूस के हमले पर विरोध जताया जा सके। Come in the name of peace. Come with Ukrainian symbols. माना जा रहा है कि जेलेंस्की ने इस बार अंग्रेजी में ये अपील इसलिए की ताकि यूक्रेन और यूरोप से बाहर के लोगों से भी वो सीधे जुड़ सकें। उन्होंने ये बातें एक इमारत के सामने कही जहां उनके पास एक सुरक्षा कर्मी भी नजर आया, यानी इस बार वो बंकर के अंदर नहीं दिखाई दिए। इस बीच रूस की पूर्व जिम्नास्ट एलिना कबाएवा से उनके मेडल वापस लेने की मांग तेज हो गई। जेलेंस्की सरकार का दावा है कि एलिना का संबंध यूक्रेन को युद्ध में धकेलने वाले पुतिन से है और इसी वजह से एलिना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। यूक्रेन में कई लोगों ने एलिना से ओलंपिक खेलों में जीते मेडल वापस लेने की मांग उठा दी। एलिना ने ओलंपिक खेलों में 2 मेडल जीते हैं। इसके अलावा उन्होंने यूरोपियन चैंपियनशिप में 21 मेडल अपने नाम किए, लेकिन उनकी इस कामयाबी पर मानो किसी की नजर लग गई हो। कुछ दिन पहले यूक्रेन ने यह भी दावा किया था कि एलिना रूसी राष्ट्रपति की पत्नी है और बताया कि वो स्विट्जरलैंड में एक खुफिया जगह पर रह रही हैं। ऐसे में जेलेंस्की सरकार ने स्विट्जरलैंड से उनकी सुविधाएं खत्म करने की अपील की थी और उन्हें स्विट्जरलैंड से बाहर निकालने की मांग भी उठाई। इतना ही नहीं, यूके की कई मीडिया रिपोर्ट में यूक्रेन के हवाले से एलिना कबाएवा के पुतिन की पत्नी होने का दावा किया गया। कहा जा रहा है कि यूक्रेन पर हमले से ठीक पहले व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें स्विट्जरलैंड में किसी सुरक्षित ठिकाने पर भेज दिया था, लेकिन अब वो रूस और यूक्रेन युद्ध में बुरी तरह फंस चुकी हैं। खबर है कि वहां के लोगों ने भी एलिना को स्विट्जरलैंड से बाहर निकालने की मांग तेज कर दी। बताया गया कि स्विट्जरलैंड के लोग उन्हें इसलिए अपने देश में ठहरने की जगह नहीं देना चाहते क्योंकि उनका मानना है कि एलिना के रिश्ते यूक्रेन को युद्ध में धकेलने वाले पुतिन से हैं। वहीं दावा किया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कुल संपत्ति भारतीय रुपयों में 15 लाख करोड़ से ज्यादा हो सकती है। इतनी संपत्ति के साथ पुतिन दुनिया के सबसे अमीर आदमी बताए गए।
और उनके बारे में ऐसी जानकारी सिर्फ किसी मीडिया रिपोर्ट में नहीं है, बल्कि अमेरिका की संसद तक को दी जा चुकी है। दावा यह है कि पुतिन केवल ताकतवर ही नहीं है, बल्कि सबसे अमीर शख्स भी हैं। पुतिन को जिंदगी में सब कुछ आलीशान पसंद है। घड़ियों से लेकर गाड़ियों तक की पुतिन जैसी कलेक्शन किसी के पास नहीं। प्लेन से लेकर यॉट तक की ऐसी अद्भुत कलेक्शन कि लोग दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाएं। लोग ये जानकर हैरान हो रहे हैं कि पुतिन के पास 58 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें प्राइवेट प्लेन भी हैं और हेलीकॉप्टर भी हैं। पुतिन की शान में सब कुछ ऐसा जैसे किसी फिल्मी कहानी में भी कभी नहीं सोचा गया हो। और ये जानकारी अमेरिका की संसद को दी है हर्मिटेज कैपिटल मैनेजमेंट नाम की एक कंपनी ने। इस इन्वेस्टमेंट कंपनी ने पुतिन की निजी संपत्ति से जुड़ी ये जानकारी 2017 में दी थी, जब उनकी निजी संपत्ति $200 बिलियन बताई गई थी, भारतीय रुपयों में 15 लाख करोड़ से भी ज्यादा। अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछले 5 साल में यह आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है। $200 बिलियन इतना बड़ा आंकड़ा है कि दुनिया में 100 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिनकी कुल जीडीपी इससे कम है। बताया जा रहा है कि पुतिन के पास 700 कारों का कलेक्शन है। ये सभी महंगी और आलीशान कारें हैं। पुतिन के पास एक आलीशान महल होने की भी जानकारी आई, करीब 2 लाख वर्ग फीट का महल। ऐसा महल जिसमें नाइट क्लब और स्विमिंग पूल समेत ऐशो आराम की हर चीज मौजूद है। पुतिन का विरोध करने वालों ने उनके इस महल की कुछ तस्वीरें कुछ साल पहले जारी की थी और दावा किया था कि वहां फर्नीचर ही $5 लाख का, मतलब 3.5 करोड़ से ज्यादा का। और एक विदेशी अखबार ने उनकी एक यॉट की कुछ तस्वीरें छापी थी, जिसकी कीमत $70 करोड़ मतलब 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई गई। इस 6 मंजिला यॉट की लंबाई 140 मीटर है। सबसे बड़ी बात यह कि ये यॉट पानी के ऊपर चलने वाले किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। एंटरटेनमेंट से लेकर कॉर्पोरेट ऑफिस तक सब कुछ यॉट पर मौजूद है। लेकिन जमीन और पानी पर ही पुतिन की शान के चर्चे नहीं है। आसमान में उड़ने वाले उनके उड़न खटोले भी एक से बढ़कर एक हैं। इनमें फ्लाइंग क्रेमलिन की चर्चा सबसे ज्यादा है। 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत वाला ये प्लेन आसमान में पुतिन की सबसे खास सवारी है। प्लेन में सब कुछ ऐसा है जो पुतिन की पसंद का हो। दावा तो यहाँ तक किया गया कि इस प्लेन में सोने का टॉयलेट लगा हुआ है। पुतिन की दौलत के चर्चे तो इससे पहले भी दुनिया भर में हुए थे, लेकिन इतनी जानकारियां पहले कभी नहीं आई। इस बार दावा किया गया है कि पुतिन के पास महंगी घड़ियों का जो कलेक्शन है उसकी कीमत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। उधर यूक्रेन में जारी युद्ध में रूस की एक पत्रकार कीव में बमबारी का शिकार हो गई। बताया गया कि एक दिन पहले अक्साना बोलियाना नाम की ये पत्रकार जब तबाही का वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, तभी वो इस हमले की चपेट में आ गई और रूस की बमबारी में वो अपनी जान गंवा बैठी। महज 42 साल की उम्र में अक्साना बोलियाना की रूस के ताबड़तोड़ हमले में जान चली गई। जंग के दौरान वो यूक्रेन में लंबे वक्त तक रही। कीव और लीव से उन्होंने लगातार रिपोर्टिंग की और बोलियाना की कई रिपोर्ट पब्लिश भी हुई। लेकिन कीव में बमबारी का वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त वो मात खा गई। ये उनकी जान पर भारी पड़ गया। उस वक्त उनके साथ मौजूद यूक्रेन के एक नागरिक की भी जान चली गई। खबर है कि रूस के इस हमले में 2 लोग जख्मी भी हो गए। इससे पहले अक्साना बोलियाना रूस में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज भी उठा चुकी हैं। वहीं रूस और यूक्रेन की लड़ाई में शामिल जॉर्जिया के 2 लोगों की मौत हो गई, जिनके शवों को अंतिम संस्कार के लिए उनके देश लाया गया। बताया गया कि रूस के सैनिकों से लोहा लेते वक्त पिछले हफ्ते वो दोनों अपनी जान गंवा बैठे थे। जिनके शव जॉर्जिया लाए गए, उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए राजधानी तिबिलिसी में मौजूद एयरपोर्ट पर पहले से ही लोगों का जमावड़ा लग गया, जिनमें उनके करीबियों के साथ जॉर्जिया के राष्ट्रपति सलोमे ज़िराबिश्विली भी शामिल रहे। जैसे ही उन दोनों के शव उनके परिवार वालों के सामने आए, वो खुद पर काबू नहीं रख पाए और उनकी आंखों से आंसू छलक उठे। एयरपोर्ट पर उनके इंतजार में खड़े लोगों के हाथों में यूक्रेन और जॉर्जिया के झंडे देखे गए। दोनों शवों के वहां पहुंचते ही एयरपोर्ट पर हलचल बढ़ गई और कुछ लोग उन्हें सम्मान देने के लिए हाथों में मोमबत्तियां लेकर नीचे बैठ गए। इस बीच उन दोनों लोगों के शव 2 अलग-अलग गाड़ियों में रखे गए, जिसके बाद उन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। इस बीच इटली की एक मशहूर महिला पायलट ने रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन का साथ देने का फैसला किया। इटली की वायुसेना की नौकरी छोड़ चुकी पायलट जूलिया शिफ अब यूक्रेन के फाइटर प्लेन उड़ाएंगी। और ये खबर यूक्रेन की सेना से जुड़े लोगों और वहां की समाचार एजेंसियों ने सोशल मीडिया पर डाली। जब से यूक्रेन और रूस की जंग शुरू हुई है, जूलिया शिफ कीव में ही है। कीव में वो एक डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के लिए पहुंची थी, लेकिन अब 23 साल की जूलिया ने फैसला किया है कि वो यूक्रेन की स्पेशल फोर्स में शामिल होकर यूक्रेन के फाइटर प्लेन उड़ाएंगी। इटली की पायलट जूलिया कुछ साल पहले सुर्खियों में आई थी, जब उन्होंने इटली की फौज के कई बड़े अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनके साथ बदसलूकी का एक वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हुआ था। जूलिया ने आरोप लगाया था कि उनके साथ इटली की फौज के अधिकारियों ने बदतमीजी की और उन्हें बार बार बुली किया गया। हालांकि कोर्ट में वो अपने दावों को साबित नहीं कर पाई थी। इसी विवाद के बाद इटली की फौज के साथ उनकी पारी खत्म हो गई थी।
लेकिन जूलिया फौज में ज्यादा वक्त बिताए बिना ही एक सेलिब्रिटी बन गई थी और टीवी शो में काम करने लगी थी। हालांकि यूक्रेन युद्ध ने इस पायलट को एक बार फिर अपना काम याद दिला दिया। उनका कहना है कि रूस की फौज के खिलाफ वो यूक्रेन के लिए आखिरी सांस तक लड़ती रहेंगी। उधर यूक्रेन के बीच वहां के अमीर लोगों पर अपने ही देश को धोखा देने का आरोप लगा। कहा जा रहा है कि पिछले 1 महीने में कई अमीरों ने यूक्रेन छोड़ दिया और दावा किया गया कि राजधानी कीव से 13 फरवरी को करीब 20 निजी विमानों से वो विदेश रवाना हो गए। चर्चा है कि देश छोड़ने वाले ये लोग यूक्रेन के अमीरों में शामिल थे। इनमें कई लोगों ने किराए पर विमान भी लिए। रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी को हमला शुरू किया, लेकिन इन लोगों ने इससे 10 दिन पहले ही बमबारी से बचने के लिए यूक्रेन से निकलना शुरू कर दिया था। बीते दिनों यूक्रेन के पूर्व सांसद ईगर कोतवित्स्की की पत्नी अनस्तसिया ने भी इसी तरह की कोशिश की थी, मगर वो नाकाम रहीं और उन्हें करोड़ों रुपए के साथ हंगरी में पकड़ लिया गया था। आरोप है कि वो इस भारी भरकम रकम के साथ यूक्रेन से भागने की तैयारी में थी, लेकिन यूक्रेन के पड़ोसी देश हंगरी के बॉर्डर पर उन्हें पकड़ लिया गया। इस दौरान उनके पास से कई सूटकेस मिले। दावा किया गया कि हंगरी बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने जब ये सूटकेस खोले तो वो दंग रह गए, क्योंकि इनमें $28 मिलियन और 1 मिलियन से ज्यादा यूरो भरे हुए थे। यानी उनके पास भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 225 करोड़ रुपए रखे हुए थे। इसके बाद जांच एजेंसियों ने उनसे पूछताछ की और सही जवाब न मिलने पर उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। बताया गया कि पूर्व सांसद की पत्नी अनस्तसिया इस नकदी के साथ यूक्रेन से किसी सुरक्षित ठिकाने की तलाश में निकली थी, लेकिन उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। इसके बाद यूक्रेन समेत दुनिया भर के कई लोगों ने सोशल मीडिया पर उनकी काफी आलोचना भी की। हालांकि पूर्व सांसद ईगर कोतवित्स्की ने अपनी पत्नी पर लगे आरोपों को गलत बताया। वहीं रूस और यूक्रेन में युद्ध के बीच अमेरिका ने समुद्र में साझा युद्ध अभ्यास किया। अमेरिका कह चुका है कि उसकी सेना यूक्रेन में जंग का हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन वो ये भी बता चुका है कि अगर नेटो में शामिल किसी देश पर आंच आई तो वो चुप नहीं बैठेगा। और माना जा रहा है कि भूमध्य सागर में उसका साझा युद्ध अभ्यास रूस को यही बताने के लिए किया गया। ये युद्ध अभ्यास अमेरिका ने फ्रांस और इटली के साथ मिलकर किया, जिसमें शामिल कई लड़ाकू विमानों ने एक के बाद एक आसमान में उड़ान भरी और अपनी गरज से अपने इरादे रूस को बता दिए। about our partner nations, about NATO, and about the security of Europe in particular, which is why we're all out here together in that. इस साझा अभ्यास में शामिल लड़ाकू विमानों ने अमेरिका, फ्रांस और इटली के एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरी। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस ट्रूमन तो पिछले साल दिसंबर महीने में भूमध्य सागर में दाखिल हुआ था, जिसमें 6000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक सवार थे। भूमध्य सागर में हुए संघर्ष के दौरान एयरक्राफ्ट कैरियर कई बार अमेरिका के काम आया। कहा जा रहा है कि जंग के कुछ दिन पहले ही इस समंदर के ऊपर अमेरिकी और रूसी लड़ाकू विमानों का आमना सामना हुआ था। रूस के साथ 1 महीने से जारी जंग के बीच यूक्रेन में बंदूकों की बिक्री में भारी उछाल आया। वहां रूस की सेना से लड़ने के लिए लोग बड़ी संख्या में हथियार खरीद रहे हैं। और ऐसी ही एक तस्वीर वहां के लवीव शहर से आई, जहां हथियारों की एक दुकान पर भारी भीड़ दिखाई दी। लोग वहां से राइफल और बड़ी संख्या में गोलियां खरीदते नजर आए। कई लोग तो हथियार खरीदने से पहले अपने निशाने को परखते भी दिखाई दिए, और इसके लिए उन्हें दूर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि दुकान के एक दूसरे हिस्से में बनी शूटिंग रेंज में ही वो गोलियां दागते नजर आए। वहां दुकान में एक जगह रूस के राष्ट्रपति पुतिन की एक तस्वीर लगी दिखी। यूक्रेन पर रूस के हमले से नाराज लोगों ने पुतिन को ही टारगेट बनाकर दुकान में लगा दिया। दुकान के मालिक के मुताबिक वहां आने वाले ज्यादातर लोगों ने रूस की सेना से मुकाबला करने के लिए हथियार खरीदे।